नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑफिसर निर्माण चैनल में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मौलिक अधिकार के पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप जाकर वहां से देख लीजिए। पार्ट 1 में हम बताए थे कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इसे कहां से लिया गया है और से तमाम बातें बताए थे जो कि आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर अवश्य देख लें, क्योंकि आप लोग के देख लीजिए ये सारा चीज़ पहले वीडियो में ही बता चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, जो कि हम लोग यहाँ तक पार्ट 1 में कर लिए थे। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार तक हम लोग कर लिए थे। उसके बाद हम लोग आगे करने वाले हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार, यहाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार से हम लोग को पढ़ना था। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिए, ताकि आप लोग के जितने भी वीडियो डालें तो आप तक नोटिस चला जाए। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार से। तो इसका सबसे पहले वर्णन कहाँ से मिलता है, तो 23 और 24 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद कितना में है वर्णन, तो 23 और 24 में वर्णन है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं अनुच्छेद जो है क्या है, 23 में क्या है, तो मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध। इसका मतलब होता है कि मानव, इसका मतलब होता है इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीद, ठीक है, खरीद नहीं सकते हैं, बिक्री नहीं कर सकते हैं, बरियरी आप लोग बिगाड़ी नहीं करवा सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य जबरदस्ती लिए हुए श्रम को प्रतिषेध किया जाता है। तो आर्टिकल ए किसके अनुसार, तो 23 के अनुसार होता है। ठीक है, जिसके अगर उल्लंघन आप करते हैं, उल्लंघन आपको अगर कराया जा रहा है, बरियरी आपको श्रम लिया जा रहा है, काम करवाया जा रहा है, बेगारी करवाया जा रहा है, तो आप आर्टिकल 23 के तहत आप लोग जा सकते हैं, कोर्ट में, न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दंडनीय अपराध है अगर आप लोग से क्या करा रहा है, मानो बरियरी आप लोग को ज़बरदस्ती बेगारी करवा रहा है या श्रम करवा रहा है। तो ऐसे अगर करवा रहा है तो आप लोग जा सकते हैं, बिल्कुल, ये बिल्कुल दंडनीय अपराध है। उसके बाद यहाँ पे याद कर लीजिएगा, नेक्स्ट हमारा क्या है, तो अनुच्छेद जो है 24, बालक के नियोजन का प्रतिषेध। बालक का नियोजन का प्रतिषेध मतलब होता है कि 14 वर्ष से, ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से आप लोग काम नहीं करवा सकते हैं। जैसे कल कारखाना हो गया, अन्य जैसे किसी जोखिम भरे काम को आप जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते हैं, शर्म नहीं करवा सकते हैं। ये अगर ऐसे करवाते, अगर पकड़ा जाता है तो आप लोग जो है जेल में क्या कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा, दंडनीय अपराध है। तो ये चीज़ आप लोग समझिएगा। यानी शोषण के विरुद्ध, शोषण आप लोग किसी पर नहीं कर सकते हैं। शोषण के विरुद्ध भी दो प्रकार के दो अनुच्छेद यहाँ पे लिखा गया है। पहला 23 और दूसरा 24। 23 हम लोग बताएं, मानव दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध, और बालक के नियोजन का प्रतिषेध। तो ये दोनों बता दिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर। और बिल्कुल अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन 25 से लेकर 28 तक अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। 25 में क्या है, तो सबसे पहले जानते हैं किसी धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता। ये आर्टिकल कितना में किया गया है, तो आर्टिकल जो है 25 में है। ठीक है, 25 में, ये आर्टिकल 25 में किसी भी आप लोग धर्म का पालन कर सकते हैं, मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता है आप लोग के। नेक्स्ट है यहाँ पे अनुच्छेद कितना, तो 26 है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अगर आप लोग धार्मिक कार्यों, जैसे धार्मिक कार्यों का क्या होता है, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ये पहले हम लोग जान लेते हैं कि 26 में आर्टिकल कितना में है, 26 में है। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं स्थापना, यानी व्यक्ति किसी भी धर्म को, अपना जो धर्म है उस धर्म को संस्थापन कर सकता है। पोषण करने के विधि, संपत्ति के अर्जन करने, स्वामित्व व प्रशासन अधिकार, ये सारे चीज़ इसमें 26 में दिया गया है। बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। यानी धर्म को किसी भी मानने की या संस्थापक करने की, स्थापना करने की, ये आप लोग के क्या है, अधिकार है। यानी प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो के इन तक बने रहिएगा, तो आप लोग बहुत ही सीखिएगा। और लास्ट में आप लोग के 5 क्वेश्चन देने वाले हैं, और 5 क्वेश्चन को आप लोग के कमेंट में आंसर बताना है। तो आप लोग इन तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे 27, धार्मिक संपोषित। धार्मिक संपोषित मतलब क्या होता है, तो याद रख लीजिएगा। यहाँ 27 में सबसे पहले वर्णन किया गया है, राज्य किसी भी व्यक्ति को क्या करता है, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। यानी ऐसे कर तो कैसे कर, जिसका आय किसी भी विशेष धार्मिक संस्थाओं को या धार्मिक संप्रदायों की उन्नति संपोषित में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी हो। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए
ये याद रख लीजिएगा। आप किसी भी धर्म के लिए किसी भी धर्म को क्या करने के लिए, ऊंचा दिखाने के लिए, किसी धर्म को प्रचार करने के लिए राज कभी भी किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी बाध्य नहीं कर सकता है, कर नहीं दे सकता है, ठीक है, कर नहीं मांग सकता है किसी विशेष धार्मिक के लिए। ये क्या है, आर्टिकल यानी धार्मिक स्वतंत्रता के आर्टिकल जो है 27 में एक निहित है, ठीक है, ये वर्णन किया गया है। तो बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 28 में क्या चीज़ कि धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। याद रख लीजिएगा, राज विधि से ऐसे पूर्णतः क्या कर सकती है, किसी भी शिक्षा संस्थाओं के कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षा संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश के बलात् सुनने के लिए हेतु बाध्य नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। यानी धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना में दिया गया है, तो 28 में दिया गया है। बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोग के सामने यहाँ पे क्या है, आप लोग के सामने यहाँ पे ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे 5 मौलिक अधिकार कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें हम लोग 5 देखते हैं, यानी 5वां देखते हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। शिक्षा संबंधित अधिकार याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही जरूरी है। इसमें 2 गो अनुच्छेद है, 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षक। अल्पसंख्यक जैसे में जितने भी निम्न जिसका संख्या कम है, ठीक है, तो उसके लिए मौलिक अधिकार के उसके लिए अलग से विशेष अधिकार दिया गया है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अल्पसंख्यक अपने भाषा या लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, याद रख लीजिएगा, कोई भी व्यक्ति। नेक्स्ट हमारा याद रखिएगा क्या है, वो 30 में क्या है, शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशंसा करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये भी अधिकार है, आर्टिकल जो है कितने में, तो अनुच्छेद 30 में यह वर्णन किया गया है। बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है क्या चीज़, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा। इसी को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान का आत्मा कहे थे। कहेगा कि संविधान का आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस अनुच्छेद को कहते हैं, तो आर्टिकल जो है 32 को याद कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो समझिएगा कि इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्च न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह से समादेश, जिसको हम लोग कहते हैं रीट, ठीक है, रीट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों से क्या कर रहा है, अपना अधिकार को छोड़कर और उसे बढ़ चढ़कर काम कर रहा है, या किसी भी व्यक्ति को क्या कर रहा है, अपना अधिकार को हनन कर रहा है, ठीक है, अधिकार से अधिकार को हनन कर रहा है, तो वैसे व्यक्तियों को या किसी भी तरह से क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कर रहा है, 5 तरह से रीट जारी करने की प्रदान की गई है। 5 तरह से रीट निकालता है। सबसे पहले रीट क्या है, बंदिया प्रत्यक्षीकरण। अगर कोई व्यक्ति को मान के चलिए कि जेल में क्या किया है, 24 घंटा से अधिक समय तक उसको रखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट बंदिया प्रत्यक्षीकरण द्वारा 24 घंटा से अधिक अगर रहता है तो ये बंदिया प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत आता है, याद रख लीजिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट बंदिया प्रत्यक्षीकरण करेगा। उसके बाद है परमादेश। उसके बाद है परमादेश, मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं कि आप लोग जो है आप 24 घंटा से अंदर अधिक क्यों रखें। उसके बाद है प्रतिषेध लेख। अगर ऊपरी जो न्यायालय होता है वो निचली न्यायालय को ये आदेश देता है कि अगर आप लोग आप अगर इस पर आप क्या कर सकते हैं, इस पर कार्य नहीं कर सकते हैं, ये आदेश देता है। उसके बाद है उत्प्रेक्षण। उसके बाद अधिकार परीक्षा लेख। यही 5 तरह से रीट निकालता है। कहेगा कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कितने तरह के रीट जारी करते हैं, तो 5 तरह के रीट जारी करते हैं। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बंदिया प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा लेख, ये 5 बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, भाग 3। भाग 3 के जो है अधिकार मौलिक अधिकार है, ठीक है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है, लेकिन उसमें कुछ अपवाद है। अपवाद में क्या आता है, तो 33 और 34। 33 और 34 में क्या है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से आप लोग देख। आर्टिकल 33 में क्या है, तो याद रखिएगा, इस अनुच्छेद के तहत जो है अगृहीत वर्गों के संबंध में उनके कर्तव्य के उचित पालन और उनके अनुशासन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से संसद विधि द्वारा यह निर्धारित कर सकेगी कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किस सीमा का प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी जो है ये मौलिक अधिकार को
कितने कहाँ तक उसको स्थगित किया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, निर्णय कर सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है। ठीक है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। या जैसे सशस्त्र बल हो गया, पुलिस बल हो गया, ये सारे चीज़ आ जाएगा, आगे हम बताने वाले हैं। तो उसमें जो है आप लोग के कुछ मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। आर्टिकल 34 में उसी भी प्रकार से है। देखिए, यदि भारत में किसी राज्य क्षेत्र सेना विधि या मार्शल लॉ बताएंगे आगे कि क्या होता है, लागू होता है, तो संसद क्या करता है, मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का कानून बना सकती है। तो ये आर्टिकल कितने के अनुसार, तो 34 के अनुसार याद रख लीजिएगा। संसद ये कानून बना सकता है कि ये एरिया में पूरा दम सील होना चाहिए, यानी किसी भी व्यक्ति को नहीं निकलना है, 24 घंटा अंदर ही रहना है, तो बस अंदर रहना है। ठीक है, ये मार्शल लॉ, ये पूरा अधिकार मार्शल लॉ क्या होता है आप लोग के आगे बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा मार्शल लॉ ही आ गया। मार्शल लॉ का तात्पर्य क्या होता है, सैन्य शासन, याद रख लीजिएगा। क्या होता है, सैन्य शासन होता है। मार्शल लॉ का तात्पर्य क्या होता है, तो सैन्य शासन। इसका मतलब क्या होता है, तो यह जो है तब लागू किया जाता है जब असाधारण परिस्थितियां, जैसे में युद्ध हो जाता है, अशांति हो जाएगा, या दंगा हो जाएगा, या कानून के उल्लंघन हो जाएगा, तब मार्शल लॉ ये पैदा होता है। तो मार्शल लॉ में होता है क्या कि पूरा जो है उस एरिया के, जिस एरिया में मार्शल लॉ लगाया जाएगा, उस एरिया में पूरा जो है अधिकार, पूरा शक्ति किसके पास रहेगा, तो सैनिक के पास। आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बस जितना आप लोग के कहा गया है मीडिया के थ्रू, जितना आप लोग के दिया गया है अधिकार, अगर उसमें से कुछ अधिकार समाप्त कर दिया गया है और जितना अधिकार लागू किया गया है उतने ही से आप लोग के उसी के सीमा के अंतर्गत रहना है। अगर इससे अगर ज़्यादा अगर देखेगा कि 6 हमको अधिकार जो मौलिक अधिकार है उसके हम थ्रू करेंगे, तो नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उस एरिया में मार्शल लॉ लगा हुआ है, सैन्य शासन लगा हुआ है। सैन्य शासन में मतलब पूरा जो वहाँ शक्ति है वो सैनिक के पास है, तो उसी को हम लोग मार्शल लॉ। और कब मार्शल लॉ लगता है, तो जब युद्ध आ जाता है, जब अशांति फैल जाता है, दंगा या कानून का उल्लंघन होता है, तब मार्शल लॉ लगता है। उसके बाद यहाँ पे एक याद रख लीजिएगा, और से इसमें कुछ वर्णन किया गया है, आप लोग मौलिक अधिकार में एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार। अब ऐसा नहीं है, हमारे देश में विदेशियों भी आ रहे हैं और भारतीयों भी है, तो दोनों का मौलिक अधिकार सेम होगा, बिल्कुल नहीं। यानी तो यहाँ पे हम लोग यही लिखे हैं कि केवल भारतीयों को कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है, और भारतीयों और विदेशियों दोनों को कौन मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे 15 आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये जो 5 जो है, ये 5 जो मौलिक 5 अनुच्छेद है, ये केवल और केवल किसको प्राप्त है, तो भारतीयों को प्राप्त है। ये केवल और केवल किसको प्राप्त है, भारतीयों को प्राप्त है। याद रख लीजिएगा, 15, 16, उसके बाद 19, उसके बाद 29 और 30, ये 6 किसको प्राप्त है, तो याद रख लीजिएगा, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। नेक्स्ट हमारा है क्या चीज़, और नेक्स्ट है विदेशियों और भारतीयों दोनों को प्राप्त मौलिक अधिकार, यानी भारत के साथ साथ विदेशियों के भी प्राप्त है। वो कौन कौन से मौलिक अधिकार है, तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा कितने, तो देखिए 14 आर्टिकल कितना, 14 आर्टिकल 20 आर्टिकल कितना 21 आर्टिकल 21 के ए, आर्टिकल 23 आर्टिकल 24 आर्टिकल 25 आर्टिकल 28, ये जो है कितने आर्टिकल हुए, तो 8 आर्टिकल जो है वो विदेशी और ये भारतवासियों दोनों का प्राप्त है। याद रख लीजिए, दोनों को प्राप्त है। यहाँ पे आर्टिकल 8 गो है, और 8 और 5 आर्टिकल ऐसे केवल भारतीयों के प्राप्त है। तो ये दोनों याद रख लीजिएगा, ये नहीं कि आप लोग जो है नहीं याद कीजिएगा। तो ये चीज़ हम लोग देख लिए हैं, आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा इसको। अब हम लोग चलते हैं, जो कि 5 गो प्रश्न आप लोग के लिए लेके आए हैं। अब आप लोग के बताना है कमेंट में, बिल्कुल कमेंट में भर भर के क्या करना है, देना है इसका आंसर, बिल्कुल कमेंट में दे देना है आंसर। तो सबसे पहले हम लोग के क्या है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड हम लोग 5 गो प्रश्न में से सबसे प्रथम प्रश्न क्या है, तो याद कर लीजिएगा यहाँ पे कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, बिल्कुल दम और बहुत बढ़िया यहाँ पे प्रश्न है, आप लोग के आंसर कमेंट में दे देना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है कि अनुच्छेद जो है 17 में क्या वर्णन किया गया है, बिल्कुल कमेंट में देना है। उसके बाद यहाँ पे बताना है कि मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा चौथा है उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णन है। उसके बाद सबसे लास्ट कहता है कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कितने से कितने में वर्णन है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद कहाँ से लेके कहाँ तक वर्णन किया गया है। तो ये 5 प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं, आप लोग के कमेंट में बिल्कुल लिख कर और दे देना है। तो चलिए अब हम लोग
अनुच्छेद वाला मौलिक अधिकार का जो है चैप्टर हम लोग समाप्त तो कर दिए। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तहत। तो अगर अच्छा लगता है वीडियो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग